हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बॉयलर के जो परफॉर्मेंस होता है या किसी भी स्टीम जनरेटर का जो परफॉर्मेंस होता है वो किस टर्म्स में हम मेज़र करते हैं। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर बेस्ड अपॉन विच वी कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्टीम जनरेटर। ठीक है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम इस किसी भी स्टीम जनरेटर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है इवोपरेशन रेट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इवोपरेशन रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इवोपरेशन रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इवोपरेशन रेट को डिफाइन करते हैं वाटर इवोपरेटेड इनटू स्टीम, है ना, इन केजी पर आर। इवोपरेशन रेट को आप दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एक तो केजी पर आर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, प्लस दूसरा हम डिफाइन करते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर आवर का मतलब एक घंटे में कितना स्टीम जनरेट होता है, उसके टर्म्स में ऑपरेशन रेट को डिफाइन करते हैं, प्लस हीटिंग सरफेस एरिया मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। मतलब एक मीटर स्क्वायर में आपका कितना किलोग्राम स्टीम जनरेट हो रहा है, वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इवोपरेशन रेट को रिप्रेजेंट करता है ना। मैं इसको दोबारा से बोल देता हूँ, या तो एक 1 आवर में कितना किलोग्राम स्टीम जनरेट हो रहा है वो इवोपरेशन रेट को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरा इवोपरेशन रेट को रिप्रेजेंट करता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो एरिया है वो कितनी स्टीम को जनरेट कर रहा है, कितने किलोग्राम स्टीम को जनरेट कर रहा है। और ये एरिया क्या है? हीटिंग सरफेस एरिया, जो कि फर्नेस में जो आपका हीटिंग सरफेस एरिया है, जो बेसिकली हॉट फ्लू गैसेस को एक्सपोज्ड है, वो है आपका हीटिंग सरफेस एरिया। दूसरा जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट एवापोरेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एवापोरेशन ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये सिंपली है आपका कि आपका 1 किलोग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उस वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में चेंज कर रहे हैं, तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट हीट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट एवापोरेशन। ठीक है, अभी कैसे इसको निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेंट हीट वाले पार्ट को। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में चेंज कर रहे हो, तो हीट विच विल इनकाउंटर इन इट विल बी लेटेंट हीट। जिसमें कौन सी हीट आएगी? लेटेंट हीट आएगी। और उस लेटेंट हीट को भी हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एवापोरेशन आप देख पा रहे हो, इक्विवेलेंट एवापोरेशन लिखा हुआ है इक्वल्स एम एच माइनस एच एफ, और ये 2257, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेंट हीट वाटर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो आपको इतना हीट सप्लाई करना पड़ता है, 2257 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इनटू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। तो यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको एक चीज़, हाँ, तो यहाँ से आप एक लिखा हुआ है, अभी इसमें आपको मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। इस तरह से अपन ने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। होल्ड। तो इस इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आपने देखा किस तरह से हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एम एच माइनस एच एफ। ठीक है, एम एच माइनस एच एफ। यहाँ पे बेसिकली एच रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ स्टीम को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर केजी पर आवर में, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ स्टीम, और एच एफ रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर। फीड वाटर के पास जो एनर्जी होगी, जो एंथैल्पी होगी, वो एंथैल्पी एच एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल आपने स्टीम के पास कितनी एनर्जी होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है एच। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ एवापोरेशन। तो फैक्टर ऑफ एवापोरेशन में देखेंगे रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट अब्सॉर्ब। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल जब आएंगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, एंड हाउ वन कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी, देयर आर वेरियस formulas to calculate the enthalpy of the steam. If it is wet steam, then formula to calculate enthalpy of wet steam is H equals HF plus XHFG. If it is dry steam, then we can directly obtain the enthalpy of the steam from the steam table, but in the H0। मैं steam table के बारे में आपको बताऊंगा।
और ये HFG ये सारी वैल्यूज़ भी आपको स्टीम टेबल से ही मिलती हैं। सुपर हीटेड स्टीम होती है तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, H=Hg प्लस CPS T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। तो ये सारे फार्मूलेज के बारे में मैं बात करूँगा एक स्पेसिफिक लेक्चर में। तो ये है, तो ये मतलब बॉयलर परफॉर्मेंस के जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, यू विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्टीम टेबल, है ना, आपको स्टीम टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। अब फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन की बात करूं तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट अब्जॉर्प्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टीम। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट अब्जॉर्ब, ठीक है, वो हीट किसका रेशियो है, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो किसको, वाटर को स्टीम में चेंज होने के लिए, टू द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम, है ना, टू द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन को निकालने का फॉर्मूला ये है, ये यहाँ से आप निकालते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप ये फार्मूला देखिए, m इक्वल्स लिखा हुआ है H माइनस एच एफ अपॉन एच एफ जी। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H माइनस एच एफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। जो वाटर आपने लिया है उसको कितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो स्टीम में चेंज होने के लिए, क्योंकि ये स्टीम की एंथैल्पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाटर की एंथैल्पी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टीम की एंथैल्पी में से यदि हम वाटर की एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा आपने कितना हीट वाटर को सप्लाई किया वाटर से स्टीम में चेंज होने के लिए। ठीक है, कितना हीट वाटर को सप्लाई किया वाटर से स्टीम में चेंज होने के लिए। और यहाँ पे ये नीचे दिया लेटेंट हीट, नीचे क्या दिया है, ये लेटेंट हीट। एच एफ जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, इट इज ऑलमोस्ट फिक्स, इट इज 2257 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से एम ही देख रहे हैं, एम इक्वल से वैल्यू आती है, इसमें इंटू एम एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एम ई क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इन किलोग्राम पर केजी ऑफ फ्यूल। बेसिकली आप ज़्यादातर चीज़ें देखोगे ना इसमें, तो सारी चीज़ें आपको किलो पर केजी ऑफ फ्यूल के टर्म्स में होंगी। ये स्पेसिफिक हम मास की बात करें, और एम एस क्या है, एक्चुअल इवेपोरेशन। ठीक है, अब एक्चुअल और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूले में देख रहे हो एम इक्वल सी लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। जो हमने फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन की डेफिनेशन है उसमें यही तो दिया है कि आपने कितना हीट वाटर को सप्लाई किया टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये वो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम इक्वल्स क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन मल्टीप्लाइड बाई एम एस। ठीक है, जो कि एक्चुअल इवेपोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे जाए तो ये देखो, आपने देखा ये फॉर्मूला एम एस, ठीक है, तो कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, एम एस इक्वल्स एच वन माइनस एच एफ हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर। अब इसको हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के टर्म्स में चेंज करें, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के टर्म्स में चेंज करने का मतलब ये है कि आप जो टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं फीड वाटर को, हम मान लेते हैं कि वाटर आपने जो, यदि वही सेम वाटर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई करते तो कितना मास होता है। तो सेम वाटर यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस, सेम देखिए हीट का क्वांटिटी हम सेम रख रहे हैं, इसमें आप कंस्ट्रेंट समझिए, हीट की क्वांटिटी हम सेम रख रहे हैं इस केस में भी, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन केस में। तो यदि यही हीट हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के केस में सप्लाई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता तो आपको कितना मास स्टीम में चेंज हो जाता, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता। मैं इस चीज़ को दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये वाला जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपने कितना हीट सप्लाई किया वाटर को स्टीम में चेंज होने के लिए। अब इसी हीट को हम चेंज करते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के इक्विवेलेंस में करते हैं। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के इक्विवेलेंस में करने का मतलब ये है, जो हीट आपने यहाँ पे सप्लाई की है, यदि यही वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे होता तो आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ता। तो ऑब्वियसली जो हीट सप्लाई करना पड़ता वो हीट क्या होती, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या होती, लेटेंट हीट ऑफ। तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से एम इक्वल्स आ गया एम एस एच माइनस एच एफ अपॉन एच एफ जी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टर ऑफ एवोपरेशन। तो ये फॉर्मूला होता है एक, मास ऑफ इक्विवेलेंट एवोपरेशन इक्वल्स हो जाएगा ये एक्चुअल एवोपरेशन इनटू फैक्टर ऑफ एवोपरेशन। ये फैक्ट एफ क्या फैक्ट, ये आपने यहाँ पे देखा था एम इक्विवेलेंट एवोपरेशन है, और ये क्या है, एक्चुअल एवोपरेशन। तो ये न्यूमेरिकल्स में आपका यूज होगा। अगले जो पैरामीटर है, तो अभी आपने, यदि मैं रिपीट करूं तो वी हैव सीन टू थिंग्स,
आई मीन थ्री थिंग्स, ठीक है। एक तो आपने देखा जो कि इवापोरेशन रेट है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन है और फैक्टर ऑफ इवापोरेशन है। तो वी हैव सीन थ्री थिंग्स, इक्विवेलेंट इवापोरेशन, इवापोरेशन रेट एंड फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। अब अगला इसमें टॉपिक है बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी, हाउ टू कैलकुलेट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखो किसी भी चीज़ की हम इफिशिएंसी निकालते हैं, पहले आप मेरी बात सुनना उसके बाद हम इस पे आएंगे स्लाइड पे। किसी भी चीज़ की इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो बॉयलर के केस में आउटपुट क्या है, आपको स्टीम बन रहा है, ठीक है। तो कितना किलोग्राम स्टीम जनरेट हुआ है ना, या इस वाटर ने कितना हीट को अब्जॉर्ब किया, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। और इनपुट क्या है, ये तो एनर्जी के टर्म्स में देखें तो एनर्जी के टर्म्स से इनपुट क्या है, जो फ्यूल आपको बर्न हो रहा है वो बेसिकली फ्यूल जो बर्न हो रहा है उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है दैट एनर्जी इज सप्लाइड टू द वाटर, है ना। फ्यूल बर्न होने से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो एनर्जी आप कहाँ सप्लाई कर रहे हो, वो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वाटर में। तो कितना एनर्जी वाटर ने अब्जॉर्ब किया, एक तो फ्यूल से, फ्यूल के बर्न होने से एनर्जी जनरेट हुई, तो फ्यूल के बर्न होने से जो एनर्जी जनरेट हो गई दैट विल बी इनपुट, और वाटर ने कितना एनर्जी अब्जॉर्ब किया दैट विल बी आउटपुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हीट अब्जॉर्ब बाई स्टीम, स्टीम या वाटर पर यूनिट टाइम, 1 आवर के टर्म्स में हम लेते हैं एज ए हीट जनरेटेड बाई फ्यूल, कंबशन के फ्यूल से कितना हीट लिबरेट हुआ है। तो हर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाई बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल। तो 1 kg है तो एम एफ का मल्टीप्लाई कर दिया सी में, सी बी में, सी बी रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोरीफिक वैल्यू को और एम एफ रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ फ्यूल बर्न पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है वो एम एफ रिप्रेजेंट कर रहा है और सी बी उसकी रिप्रेजेंट कर रही है कैलोरीफिक वैल्यू। ऐसे ही एम एस एच वन माइनस एच एफ लिखा हुआ है, तो एम एस है मास ऑफ हीट स्टीम जनरेटेड पर आवर, 1 घंटे में कितना स्टीम जनरेट हो रहा है वो, और एच वन क्या है, इंथैल्पी ऑफ स्टीम, और एच एफ रिप्रेजेंट कर रहा है इंथैल्पी ऑफ वाटर को, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब हमने क्या किया है, तो हमने 4 पैरामीटर देखे जिनके टर्म्स हम बॉयलर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज द इवापोरेशन रेट, सेकंड इज द इक्विवेलेंट इवापोरेशन, थर्ड इज द फैक्टर ऑफ इवापोरेशन एंड फोर्थ इज द बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी। तो ये 4 पैरामीटर हमने देखे। अब इसके बाद कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल। तो कुछ और पैरामीटर क्या है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है कंबशन रेट, तो कंबशन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन केजी पर मीटर की ऑफ ग्रेट एरिया। ग्रेट एरिया समझते हैं जहाँ पे फ्यूल पुटअप किया जाता है, यहाँ पे फ्यूल रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्रेट एरिया। तो कंबशन रेट का मतलब हो गया कि यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्यूल, किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है ना। जो यूनिट वॉल्यूम स्पेस है, 1 मीटर की स्पेस है, उसमें कितना किलोग्राम फ्यूल आपका बर्न हो रहा है, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न पर मीटर क्यूब, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न पर मीटर क्यूब ऑफ ग्रेट एरिया, है ना। how much kilogram fuel is burning in 1 meter cube of area is called as combustion rate, है ना। 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है वो कहलाता है कम्बशन रेट। कम्बशन स्पेस, फर्नेस वॉल्यूम, जो फर्नेस वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम कम्बशन स्पेस, इसको फर्नेस मीटर क्यूब पर केजी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ। तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉयलर जनरेट्स, बॉयलर आपका जनरेट कर रहा है 45 इंटू 10⁻³ kg पर आवर वेट स्टीम, ये वेट स्टीम जनरेट हो रही है, प्रेशर 10 बार है और 0 ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना। बॉयलर रिसीव्स वाटर 40 डिग्री सेल्सियस, कोल बर्न रेट ये रेट दे रखा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑपरेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको वो निकालना मास ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल। तो मास ऑफ स्टीम कितना जनरेट हो रहा है, ये इतना जनरेट हो रहा है, और फ्यूल कितना आप सप्लाई कर रहा है, ये इतना सप्लाई कर रहा है। तो मास ऑफ स्टीम, आपको मास भी किसके टर्म्स में लेना है, जो मास है आपके, ज़्यादातर मासेस आपको लेने हैं किसके टर्म्स में, मास ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न होने पे कितना आपका मास जनरेट हो रहा है वो मास आपको इसमें कंसीडर करना है न्यूमेरिकल्स में। तो मास ऑफ स्टीम कितना है 45 इंटू 10⁻³ कोल बर्न कितना है, तो ये आ जाएगा 9 किलोग्राम पर केजी ऑफ फ्यूल, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न होगा तो आपका 9 किलोग्राम स्टीम जनरेट होगी। अब इसकी इंथैल्पी निकाल, देखिए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालने का फॉर्मूला आपने देखा था, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालने का फॉर्मूला है,
हाँ, ये इक्विवेलेंट एवापोरेशन निकालने का फॉर्मूला है, एम एच माइनस एच एफ। तो एम आप निकाल चुके हो, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड। एच और माइनस एच एफ आपको निकालना है, और ये 225 से फिक्स है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेट स्टीम है, वेट स्टीम का जो इंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पूरा सॉल्व नहीं किया है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इंथैल्प देखो इसमें पैरामीटर दिया है, प्रेशर दिया है 10 बार, ठीक है। और अब 10 बार पे आप क्या देखोगे, एच, ये सब स्टीम टेबल से आपको वैल्यू मिलेंगी। एच एफ दिया है, एच एफ जी दिया है, तो आप इस वेट स्टीम का एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला यूज़ करोगे। वेट स्टीम का एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। तो यहाँ पे वेट स्टीम का आ जाएगा। ऐसे 40 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो वाटर की एंथैल्पी आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू भी आपको स्टीम टेबल से मिलेगी। तो आप उसमें फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, एम एच वन माइनस एच एफ अपॉन 2257। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।